हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जिस प्रकार से हमने लास्ट टॉपिक किया था साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन से ही जुड़ता हुआ हम नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे द वर्क ऑफ रिवर्स, नदी द्वारा किए गए कार्य एंड द लैंड फॉर्म प्रोड्यूस बाय रिवर्स, और नदी द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिवर, नदी होती क्या है। तो नदी हमारे लिए क्या है? बहता हुआ जो पानी होता है उसको हम रन ऑफ कहते हैं। बहते हुए पानी को हम क्या कहते हैं? रन ऑफ। जब ये पानी बहता हुआ एक निश्चित दिशा में उस पर्टिकुलर एरिया के ढाल को फॉलो करता हुआ, मतलब कि स्लोप को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस पर्टिकुलर पानी की स्ट्रीम को हम नदी कहते हैं। पानी की उस जल धारा को हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। वह अपने सोर्स से स्टार्ट होती है। सोर्स मतलब क्या होता है? जहाँ से वह उसका उद्गम स्थल होता है, जहाँ से वह शुरू में बनती है। तो वह अपने सोर्स से स्टार्ट होती है और अपने माउथ तक जाती है। माउथ मतलब उसका मुहाना, ठीक है। नदी का मुहाना, मुहाना कौन सा किसको कहते हैं? जहाँ वह समुद्र से मिलती है जा कर के, या फिर किसी झील में जा कर के गिरती है, तो उसका मुहाना कहते हैं। जहाँ पर उसका अंतिम डेस्टिनेशन होता है उसको उसका मुहाना कहते हैं। उसके बाद जो नदी होती है उसका एक कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया हम किसको कहते हैं, या फिर ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं? तो ड्रेनेज बेसिन हम उस चीज़ को कहते हैं जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से नदी बह रही है, ठीक है। तो उस पर पूरे के पूरे एरिया का क्या होता है कि ढलान एक ही दिशा में होता है, और उस पर पूरे के पूरे एरिया का, जिस तरह की पूरा एरिया, उसका पानी बह करके आकर के बीच में जो नदी जा रही है उसी में आकर के मिलता है। कहीं से भी आप देखेंगे तो उसका पूरा एरिया, उस पूरे एरिया का जो पानी जब उस नदी में आकर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह उसका कैचमेंट एरिया भी है और वही उसका ड्रेनेज बेसिन है पूरे का पूरा, ठीक है। अब एक टर्म और आती है इसके अंदर, वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड को बोलते हैं जल विभाजक। जल विभाजक, जैसे कि शब्द से ही आपको पता है कि जल विभाजक क्या हो गया, वाटर शेड क्या हो गया। तो ये क्या होता है कि यदि हम एक पहाड़ ले लें, इस प्रकार का एक पहाड़ है, इस पहाड़ के इस तरफ और इस तरफ क्या है, अलग अलग नदियाँ बह रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ बीच में क्या है, एक जल विभाजक का काम कर रहा है। जो इस तरफ जो नदी बह रही है, बह कर जा रही है, वह अपना इस पहाड़ को के ऊपर से बहकर नहीं जा सकती, ठीक है। तो जो बीच में से ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है वह जल विभाजक का काम करता है दो नदियों के बीच में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक या वाटर शेड, ठीक। तो ये टर्म्स इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये थी नदी। नदी किसे कहते हैं? अब नदी के मुख्य रूप से तीन काम होते हैं। नदी के क्या होते हैं? मुख्य रूप से तीन काम होते हैं। पहला जो काम होता है उसका काम होता है इरोजन करना, मतलब अपर्दन करना। अपर्दन किस प्रकार से वह करती है? वह काटती है, पहाड़ों को काटती है, चट्टानों को काटती है, अपने तल को काटती है, अपने किनारों को काटती है। तो इस प्रकार से वह काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो जितना भी मटेरियल, छोटे छोटे पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करती है, छोटों को तोड़ करके और बारीक महीन कणों में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो कण है एक रिवर लोड के रूप में, नदी के नद भार के रूप में, रिवर लोड मतलब नद भार, नदी के भार के रूप में आगे की तरफ बढ़ते हैं पानी के साथ बहता हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा काम क्या किया? पहला तो उसने काटा, ठीक है। दूसरा उसने उनको ट्रांसपोर्ट किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है दूसरा। और तीसरा काम क्या करती है? तीसरे काम में वह उस पूरे के पूरे रिवर लोड को डिपॉजिट करने का काम करती है। डिपॉजिट मतलब निक्षेपण करना, उसको कहीं ना कहीं ले जा कर के छोड़ने का काम करती है। तो तीन काम हो गए, पहला इरोजन सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा होता है डिपोजिशन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। तो यूथफुल स्टेज में क्या करती है? आपका कटाव करती है। मैच्योर स्टेज में ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट करके क्या करती है? वहाँ पर दोनों काम करती है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको वहीं पर छोड़ देती है, और छोटे नद भार को लेकर के आगे की तरफ बढ़ती है। और मैच्योर स्टेज में, और लास्ट में जब ओल्ड स्टेज आती है नदी की,
तो उस ओल्ड स्टेज में उसको डिपोजिशन करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम अब नदी द्वारा किए जाने वाले तीनों के तीनों कार्यों को देखते हैं वह, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि उन कार्यों से जो नदी तीन काम करती है उन कार्यों से किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, किस किस प्रकार की आपकी को चीज़ देखने को मिलती है। कहीं पर आपको वाटरफॉल नज़र आ रहा है, कहीं पर आपको कैटरेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कहीं पर रैपिड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह की टोपोग्राफी जो नदी अपने मार्ग में पड़ने वाले एरियाज़ में बनाती हैं, तो वो सारी की सारी आज हम यहाँ पर इसके अंदर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले करते हैं नदी का अपर्दन का कार्य। देखिए नदी जो अपर्दन करती है वह मुख्य रूप से तीन या चार चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उसका वह अपर्दन कार्य देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो उसका काम होता है वह होता है अपघर्षण करने का। अपघर्षण मतलब कि एब्रेशन। अपघर्षण, अपघर्षण में क्या होता है, जब नदी शुरुआत होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी से वह क्या करती है, बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ करके अपने साथ बाहर ले जाती है। जब वह पत्थर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अपनी ही तलहटी को वह काटते हुए उसको गहरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब वह अपनी ही तलहटी को काटते हैं, नदी की तलहटी को काटते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्रेशन या फिर अपघर्षण। तो नदी द्वारा किया जाने वाला दूसरा कार्य होता है उसको हम बोलते हैं सन्निघर्षण, मतलब कि एट्रिशन। तो एट्रिशन में क्या होता है कि जो नदी का जो ऊपर से बहाकर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आती है, तो वह क्या होते हैं, आपस में ही जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वह टूटने लगते हैं। बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े करते हैं, छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े करते रहते हैं, और इस प्रकार से जब वो आपस में ही टकराते हैं, इस आपस में टकराने को ही हम क्या कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। और इससे बड़े से छोटा और महीन रेत कण इसी प्रोसेस से बनते हैं। उसके बाद थर्ड जो इसका प्रोसेस होता है उसमें उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ रिवर वाटर। नदी का जो की जो दाब क्रिया है, जो जल का जो दाब होगा, उसी दबाव की वजह से क्या होता है, कई बारी नदी का वेग इतना तेज़ होता है और उसमें पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वह क्या करते हैं, वह मार्ग में आने वाली चट्टानों को ढीला कर देते हैं और उसको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जल दाब भी है जो, और कह सकते हैं हाइड्रोलिक एक्शन है जो, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है इरोजन करने में। तीसरा जो चौथा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वह केमिकल इरोजन। केमिकल इरोजन इसमें चौथा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भी प्रकार है इसका इरोजन का। तो इरोजन में क्या क्या होता है कि केमिकल इरोजन में जो सॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्यूशंस, जैसे कि मैंने जब आपको वेदरिंग का प्रोसेस करवाया था उसमें सॉल्यूशन टॉपिक करवाया था। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो चट्टानें घुलनशील होती हैं, जो घुल जाती हैं पानी के साथ मिलकर के, जब पानी क्या होता है, बरसात होती है, बरसात के साथ पानी क्या कहते हैं, उसमें वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अन्य गैसें हैं पानी के साथ मिल जाती हैं, और जब ये पानी चट्टानों के संपर्क में आता है, उनके मिनरल्स के संपर्क में आता है, तो वहाँ पर केमिकल इरोजन करता है। तो जब वहाँ पर केमिकल इरोजन होता है तो वहाँ पर जैसे कि साल्ट, नमक की चट्टानें जो होती हैं, जिप्सम हो गया, चूना पत्थर हो गए, ये सभी के सभी है जो उसके साथ रिएक्शन करती हैं, और जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, केमिकल इरोजन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक अनुमान के अनुसार हम कह सकते हैं प्रति वर्ष 5 अरब टन शैल नदी है जल में घुलकर समुद्र तक पहुंचता है। 5 अरब टन तक का शैल चूर्ण है जो वहाँ समुद्र तक पहुँचता है। किस प्रोसेस से, आपके केमिकल इरोजन में सॉल्यूशन प्रोसेस से जो घुल जाता है, सॉल्यूशन मतलब घुलना, ठीक है, घुलने की वजह से वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नदी की अपर्दन क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं। देखिए नदी की अपर्दन क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक भी होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। तो नदी की वेलोसिटी जो अपर्दन क्षमता को बढ़ाने या घटाने का काम मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं, उसको
पहला जो होता है, सबसे पहला वेलोसिटी ऑफ रिवर्स, मतलब कि नदी का जो वेग होता है, उसका जो जल है, उसका पानी का वेग होता है, उससे निर्धारित होता है। यदि तीव्र वेग है, तीव्र मतलब बहुत ही तेज़ गति से पानी बह रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी चट्टानों को काटने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर में तो उसका वेग आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर में उसका जल है, जो जल की मात्रा आ जाती है। जब जहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो जल की मात्रा भी अपने आप में क्या करती है, नद भार को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है उसके अंदर, नदी के अंदर। ठीक है, जब नदी अपने एक अनुमान के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अनुमान के अनुसार यदि नदी का वेग, यदि उसकी रफ्तार है या फिर उसकी वेग को हम, उसकी रफ्तार को, उसकी वेलोसिटी को यदि हम 2 गुना कर देते हैं, यदि हम उसको रफ्तार को 2 गुना कर दें, तो उसकी परिवहन, उसकी ट्रांसपोर्ट करने की पावर वह कितनी हो जाती है, वह 64 गुना ज़्यादा हो जाती है, 64 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, गिलबर्ट सिक्स्थ पावर लॉ कहा जाता है इसको। इसके पश्चात नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रॉक। जब नेचर ऑफ रॉक मतलब कि जो चट्टान होती है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, क्या वह चट्टान ठोस है, क्या वह चट्टान कठोर है, क्या वह चट्टान कमज़ोर है या फिर कोमल चट्टान है, ठीक है, सॉफ्ट चट्टान है। तो उसकी इस प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसका कितना इरोजन होगा। यदि कठोर है तो उसका इरोजन इतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन वह यदि कमज़ोर है या फिर कोमल चट्टान है, सॉफ्ट चट्टान है, तो उसका इरोजन उतना ही फास्ट गति से होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, नद भार की मात्रा और उसकी प्रकृति की जो है, नदी का जो रिवर लोड होता है उसके अंदर किस किस प्रकार का मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यदि उसके अंदर बड़े बड़े शिलाखंड बह कर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, वह आपस में भी टूटते हैं, आपस में टकराते भी हैं और क्या कहते हैं, अपनी तलहटी को भी गहरा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों ही एट्रिशन और एब्रेशन दोनों के दोनों यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, उसके बाद आता है नदी का परिवहन करने का कार्य। ठीक है, ये अभी तक हमने किया था, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि नदी के इरोजन करने की क्षमता या फिर वह किस प्रकार से इरोजन करती है, कौन से उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि नदी की ट्रांसपोर्ट करने की जो कार्य होते हैं उसको देखते हैं। देखिए नदी क्या करती है, जितना भी प्रोसेस है ना, जितने भी वह इरोजन करती है, तो इरोजन करने के बाद जो मैटर टूटता है, कटता है, चट्टानें होती हैं, वह पानी के साथ बहने लगती हैं। ठीक है, वह पानी के साथ तब तक बहती रहती हैं जब तक पानी के अंदर कैपेसिटी रहती है या फिर काइनेटिक एनर्जी इतनी रहती है कि वह उस नद भार को ट्रांसपोर्ट कर सके। जैसे ही उसकी कैपेसिटी कम होती है, उसको उस नद भार को वह वहीं पर उसी स्थान पर छोड़ देता है। ठीक है, तो अब यह जो परिवहन करने वाले जो कारक होते हैं वह कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है नदी का वेग। देखिए जितना ज़्यादा नदी का वेग होगा, मतलब जल का जो वेग है, नदी के अंदर जो जल है उसका जो वेग है, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, यदि हम एक अनुमान के अनुसार एक सिद्धांत दिया गया था जिसको गिलबर्ट पावर ऑफ सिक्स्थ लॉ कहा जाता है। ठीक, तो गिलबर्ट सिक्स पावर लॉ कहा जाता है उसको। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि यदि नदी का वेग यानी कि उसकी बहने की क्षमता, वेग मतलब उसकी वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी, यदि पानी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, उसकी ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता है जो वह है 2:6 पावर 2 ब्रैकेट ऊपर 6, तो इतनी बढ़ जाएगी। मतलब कि 2 गुना में 6 बारी 2 को गुणा किया जाए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 गुना ज़्यादा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर 64 गुना उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है यदि उसके वेग को बढ़ा दिया जाए। ठीक है। उसके बाद नद भार का आकार, देखिए क्या होता है कि कई बारी जो नद भार होता है, रिवर लोड होता है, उसका आकार भी डिपेंड करता है कि वह कितनी दूर तक जाएगा। ज़्यादा बड़े पदार्थ हैं, जो ज़्यादा मोटे पत्थर है, वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते और वह पहाड़ की तलहटी में ही वहीं पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो पतले छोटे पदार्थ होते हैं, मोटे पदार्थों की अपेक्षा ज़्यादा दूर तक बहते हुए चले जाते हैं। उसके बाद होता है जल की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ही उसकी नद भार को आगे लेकर जाने की कैपेसिटी होगी। उसके बाद नंबर तीसरा कार्य क्या होता है नदी का, उसका तीसरा काम होता है ट्रांसपोर्ट के बाद डिपोजिशन करना, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो अब नदी क्या करती है, नदी ऊपर से काट कर लेकर आती है, फिर उसके बाद वह उस कटे हुए मेटेरियल को उसके साइज के अनुसार डिपॉजिट करती हुई वहाँ पर छोड़ती हुई चलती है। ज़्यादा मोटे पदार्थ होते हैं वह, जो ज़्यादा मोटे पदार्थ होते हैं उनको वह जो पहाड़ होता है उसकी तलहटी पर ही छोड़ देती है, कम दूरी तय करती है। लेकिन जितना साइज कम होता चला जाता है जो रिवर लोड है उसका, और महीन पदार्थों को वह अंत में समुद्र तक पहुंचा देती है। तो इस प्रोसेस को हम ये 3 प्रोसेस हमने देखे यहाँ पर, एक इरोजन का देखा, एक ट्रांसपोर्टेशन का देखा और तीसरा डिपोजिशन का देखा। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों नदी के कार्य आपको लिखने होंगे, और जब ये तीनों कार्य कंप्लीट हो जाते हैं तो कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है नदी की पूरी प्रोफाइल में, उसके माउथ से लेकर और उसके सोर्स तक। ठीक है। तो ये जो पूरी नदी की प्रोफाइल बनती है, उस पूरी प्रोफाइल में जो नदी द्वारा बनाए गए जो अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।